आबरू किस्त नंबर 29 ईमान फातिमा। वो घर पहुंचा तो अली हसीन और हुमायूं उसी के इंतजार में बैठे थे। वो उनके अंदाज से ही समझ चुका था कि उन तक खबर पहुंच चुकी है। क्या करके आ रहे हो तुम? जानते भी हो कि वहाँ किस कदर इंसल्ट हुई है उन लोगों की, कैसे कर सकते हो ये तुम? हुमायूं ने उसे आड़े हाथ लिया। क्यों सब कुछ करने का, हमारे बेइज्जत करने का इन्होंने ही ठेका ले रखा है। अब मैं इन्हें बताऊंगा कि जब शरीफ अपनी शराफत छोड़ता है तो वो किस हद तक जा सकता है। इस लड़की ने मेरे प्यार मोहब्बत का ये सिला दिया मुझे और आज मैं अपनी मोहब्बत इसके मुंह पर मार आया हूँ। आज से मैंने उसके साथ नफरत का रिश्ता कायम कर लिया है, वो सर्द लहजे में बोला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोहिल, तुम इससे मोहब्बत के दावेदार थे और आज तुम्हें उससे इस कदर शदीद नफरत हो गई कि तुम उसकी इज्जत और आबरू को दांव पे लगा आए। कैसे कर सकते हो ये तुम? हुमायूं ने चला कर कहा। ये मेरे सामने इस तरह की बातें मत किया करें और मैं क्यों किसी की इज्जत व आबरू का ख्याल करूं जब इन्होंने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया। आप दूसरों को मुआफ कर सकते हैं मगर मेरा ज़र्फ आप जितना नहीं कि उन नीच लोगों को मुआफ करूं, वो तल्ख लहजे में बोला। तुमने मुझे कहा था कि तुम उसे भूलने की कोशिश करोगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, लेकिन ये सब तुमने करके बहुत बुरा किया है, खुद के साथ भी और इस बच्ची के साथ भी। तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारा बाप उनको जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि इस बच्ची की आंखें इसकी मजबूरी बता रही थी, अली हसीन ने जज्बाती अंदाज में कहा। हा 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 हा, मजबूर और वो हरगिज़ नहीं, उसने जानते हैं कि सब क्यों किया। मैं बताता हूँ आपको, कुछ दिन पहले इसका मैसेज मिला था मुझे और उसने मुझे कहा कि पहली बार उसे अपने मामू का प्यार मिलेगा, एतबार मिलेगा अगर वो उनके लाए रिश्ते के लिए मान जाएगी। इस मजीद मुझे कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत पे अपनी बरसों की ख्वाहिश को तरजीह दी। वो चाहती है कि लोग उसे उसकी मुँह जैसा हल्के किरदार का ना कहे तो अपने किरदार को बचाने के लिए मेरे दिल के हजारों टुकड़े करते वो एक बार भी नहीं हिचकिचाई, तो अब उसे मैं सजा देने में जरा सा नहीं हिचकिचाऊंगा। वो सर्द लहजे में बोलता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। हुमायूं रोहेल की बातों पे सर थामकर सोफे पे बैठ गया। ये इसकी कैसी मोहब्बत थी बाबा जो कि नफरत में भी बदल गई। ना जाने आजकल के बच्चों की मोहब्बत किस किस्म की होती है जो कि पल पल रूप बदलती है। मुझे पहली बार लगा था कि रोहेल इसके मामले में सरईस है, लेकिन इसके इस किस्म के रवैये ने मुझे गलत साबित कर दिया। हुमायूं थके थके अंदाज में बोला। अगर हम उसे देखें तो वो अपनी जगह दुरुस्त भी तो है हुमायूं, उसने रमला से इस कद्र मोहब्बत की मगर इस लड़की ने उसे बेएतबारी दी और गुस्सा तो आएगा ही ना उसे, और बस उसी गुस्से के चलते उसने आज ऐसे रिएक्ट की। लेकिन उसके इस रवैये से हम ये तो नहीं कह सकते कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता। वरदा आहिस्ता से बोली। मेरे नज़दीक मोहब्बत की पहली शर्त अपने महबूब की इज्जत व आबरू का ध्यान रखना है। रमला ने इससे कभी मोहब्बत का दावा नहीं किया तो इसका इस तरह का रिएक्ट करना बनता भी नहीं है। हुमायूं ने संजीदगी भरे अंदाज में कहा। सब आपकी तरह सोच नहीं सकते हुमायूं, हर एक का अपना नज़रिया और अपनी सोच होती है और हम उनकी सोच की वजह से इन्हें ये नहीं कह सकते कि वो मोहब्बत करना नहीं जानते। रूहिल मोहब्बत करता है मगर उसका अंदाज यकसर मुख्तलिफ है आपसे। इसका अंदाज जारहाना है जिसकी वजह आजकल की जनरेशन का गुस्सा है। आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, वरदा ने कहा तो हुमायूं ने कुछ सोचते हुए सर इस बात में हिला दिया। अगले दिन वो लॉन में बैठे काफी पीते रोहिल के पास आकर बैठा तो वो उसे देखते उठकर जाने लगा। बैठो यहाँ पर, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हुमायूं ने उसके बाजू से थामकर उसे रोकते हुए कहा।
प्लीज मैं दोबारा कोई भी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आपको क्या बात करनी है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझ पर टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी बीवी को टाइम दीजिए, वो सर्द लहजे में बोला। यार तुम मुझसे क्यों नाराज हो? हम सब तुम्हारे इस रवैये से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, खास तौर पर बाबा, और तुम जानते हो कि बाबा हार्ट पेशेंट हैं और उनके लिए स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। हुमायूं ने झुंझला कर कहा तो वो लब कुचलते हुए बैठ गया। मेरे दिल पे बहुत कारी वार किया इन्होंने। मेरे दिल का मामला होता तो भी मैं खुद संभाल लेता, लेकिन इन्होंने मेरी मॉम डैड की खुशियों को खाक में मिला दिया। अल्लाह पाक शायद हमें दोबारा से बहन देना चाहता था, लेकिन हमने उन लोगों की वजह से अपनी खुशी कुर्बान कर दी, वो गलूगीर लहजे में बोला। मैं जानता हूँ कि मॉम डैड का और हमारा ये दिल बहुत बड़ा है, हमें पूरा हक है कि हम इन्हें मुआफ ना करें, लेकिन हमें इस चीज़ का हक नहीं है कि हम उनसे इंतकाम लें। अल्लाह की खातिर ये इंतकाम का रास्ता छोड़ दो, हुमायूं ने कहा तो वो लब भैंचकर सामने देखने लगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, वो सरदाह भरते हुए बोला। थैंक यू मेरी जान, जब अपने परवरिदगार पर सब मामलात छोड़ दोगे ना तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह तुम्हारा इंतकाम खुद लेगा, चाहे थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वो हमें दहकती आग निकाल ही देता है। तुम बस सब भूल कर अल्लाह पर छोड़ दो, वो तुम्हें भी ठंडक बख्शेगा। हुमायूं ने इसके कंधे पे थपकती देते हुए कहा तो उसने सर इस बात में हिला दिया। रमला अपने कमरे में बैठी गुमसम सी विंडो के पार बरसती बारिश को देख रही थी। इसका दिल बहुत बोझल था। जो कुछ कल होटल में हुआ उसके बाद उसके ससुराल वाले नाराज होकर चले गए थे और आरिफ काज़मी को इंतहाई गुस्सा आया था, जो कि इसके ऊपर ही निकला। हमेशा की तरह उसकी मुंह को कोसा गया और वो बिना कुछ बोले सब सुने गई। दरवाज़ा नॉक होने पर वो होश की दुनिया में वापस आई तो अंदर दाखिल होती मुलाजिमा को सवालिया निगाहों से देखा। वो आपके ससुराल वाले आए हैं और साहब जी ने कहा है कि फौरा तैयार होकर आ जाएं। मुलाजिमा ने कहा तो उसने सर इस बात पे हिलाकर उसे वापस जाने का कहा और उठकर कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। वो कपड़े चेंज करने के बाद नीचे आई तो इसकी सास ने सरतापा उसे तनकीदी निगाहों से देखा। वैसे लड़कियों को ऐसे लबाबस पहनने नहीं चाहिए, वो इसके ट्राउजर शर्ट को तनकीदी निगाहों से देखते हुए बोली। आप फिक्र मत कीजिए बहन जी, जैसा आप कहोगी ये वैसे ही बिन जाएगी, आरिफ काज़मी ने कहा। वैसे तो कल के वाक़या के बाद मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं आपकी तरफ ये रिश्ता बरकरार रखूं, लेकिन मेरा वक़ास तो आपकी बच्ची पे फरीफता हो चुका है, तो इसीलिए हम दोबारा आए हैं कि हम ये रिश्ता बरकरार रखेंगे और जल्द अज जल्द शादी करके वापस लंदन जाना चाहते हैं। इसकी होने वाली सास मिसेस राशिद ने तीखे लहजे में कहा। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, और कब रखना चाहते हैं शादी आप बता दीजिए, हम तैयारी शुरू कर लेते हैं, आरिफ काज़मी ने कहा। आपने इसका पासपोर्ट बनवा लिया था ना? राशिद ने पूछा। जी बिल्कुल, और वीज़ा निकाह के बाद आप बनवा लीजिएगा, आरिफ काज़मी जल्दी से बोले। तो चलें ठीक है, उसी वीक की तारीख रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा बिजनेस है, तो फिर इस तरह बिजनेस को छोड़कर ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकते और दोबारा बहुत लेट आना होगा, तो इसीलिए उसी वीक की तारीख रख लेते हैं। मिसेस राशिद की बात पे रमला के अंदर जैसे सन्नाटा सा छा गया। बाहर चले रमला, वकास ने इसके कान के पास होकर कहा। जी, वो सर झुकाए आहिस्ता से बोली और फिर वकास के साथ बाहर की जानिब बढ़ गई। वो लॉन में बैठी गायब दिमागी से वकास की बातें सुन रही थी कि जैद पास आकर बैठकर उसे अजीब निगाहों से देखने लगा।
वो इसकी निगाहों से परेशान होकर इधर इधर देखने लगी कि जैद ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गड़बड़ा कर वकास को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं जानता हूँ कि ये आपके कजिन हैं, वकास ने कहा तो रमला ने गुस्से से अपना हाथ जैद के हाथ से निकाला। कजिन है या कोई और, आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई और शख्स मेरा हाथ थामे? वो इंतहाई गुस्से भरे अंदाज में बोली। अरे मैं आजकल की जनरेशन का लड़का हूँ और बहुत खुले ज़हन का हूँ, सोचल में ऐसी बातों को मानद नहीं करता, वकास ने कहा तो उसने जैद की तरफ देखा जिसके चेहरे पे मानी खेज पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। रमला के अंदर जैसे घटन सी बढ़ गई, वो एक झटके से उठी और तकरीबा दौड़ती हुई वहां से अपने रूम की जानिब बढ़ गई। कमरे में आकर वो बेड पे गिरे फूट फूट कर रो दी। मोबाइल बजने पे उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ राफा था। कैसी हो गुड़िया? मैं ठीक नहीं हूँ भैया, मम, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, रमला रोते हुए बोली। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं तुमसे बात करूं क्योंकि जो तुमने किया है ना, इसके बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त घर में लगा रहता है कि जैद कुछ ना कर दे। जब तक तुम्हारा रिश्ता के रोहेल के साथ था मैं हर किस्म की टेंशन से फ्री था, लेकिन जब से ये रिश्ता हुआ है मैं इस दिन से एक पल भी सुकून से रह नहीं पाया, और ऊपर से इतनी अफरा तफरी में शादी। तुमने हाथ क्यों बोला रमला? तुम जिंदगी भर भी उनका दिल जीतने की कोशिश करते हुए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दोगी, तब भी उनका एतबार नहीं जीत पाओगी, क्योंकि वो अपनी अना के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। राफे फट पड़ा। राफे भाई प्लीज अब आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है, ना जाने क्यों मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। आज उसके सामने जैद भाई ने मेरा हाथ थामा और वो कहता है कि वो खुले ज़हन का है और ऐसी चीज़ें को मानद नहीं करतू। मुझे बहुत लगी ये बात, वो बात करते करते फूट फूट कर रो दी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है गुड़िया, और मैं वापस भी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, राफे बेचैनी भरे अंदाज में बोला तो रमला इसकी बात पे ज्यादा खौफजदा हो गई। अच्छा रो मत, मैंने कहा ना, मैं कोशिश करूँगा और तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगा, और अब तो ये कन्फर्म है कि ये शादी नहीं होने दूंगा, राफे ने मजबूत लहजे में कहा तो वो जैसे मुतमईन हो गई। राफे के फोन बंद करने के बाद वो भी मुंह हाथ धोने चली गई। हुमायूं अपने हेडक्वार्टर में बैठा किसी केस के मुतालिक रेड कर रहा था कि इसके पर्सनल नंबर पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। ये कौन है? इसने बुड़बड़ाते हुए नंबर देखा और फिर सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करके कॉल बैक की। हेलो, हुमायूं साहब बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जानी पहचाने आवाज सुनकर हुमायूं जल्दी से सीधा होकर बैठ गया। राफे काज़मी बात कर रहे हैं? हुमायूं ने चुप कर पूछा। जी, जी, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचान लिया? हमारी तो पहली बार बात हो रही है फ़ोन पे, और आपने तो ऐसे पहचान है जैसे कोई पुलिस से ताल्लुक़ है आपका। राफे हैरानगी से बोला। कीप इट इन राफे, आप यही समझ लीजिए कि मेरा ताल्लुक़ पुलिस के साथ है, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। चलिए भी मान लेते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी देखकर तो यही पहली बार मुझे लगा था कि जैसे आप किसी सीक्रेट एजेंसी के एजेंट हैं, राफा ने कहा। एक कैप्टन को इतना ही ज़हीन होना चाहिए राफा, खैर पॉइंट की बात कीजिए, हुमायूं ने कहा। रमला का जिस जगह रिश्ता हुआ है वो लड़का और इसकी फैमिली मुझे कुछ मशकूक से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा कि मेरे भाई जैद का इसके पीछे हाथ है।
मैं यहाँ इतनी दूर बैठकर ये सब तहकीक नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ज़हन में ना जाने क्यों आपका नाम ही आया। क्या आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? राफ़े की बात पे हुमायूं के चेहरे पे तशवीश भरे तासुरात उभर आए। बिल्कुल राफ़े साहब, मैं इस सिलसिले में मुकम्मल तहकीक करता हूँ, क्योंकि रमला को मैंने अपनी बहन कहा है और अपनी बहन के लिए हर मुमकिन अच्छा करने की कोशिश करूँगा, हुमायूं ने कहा। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, प्लीज़ जल्द अज जल्द ये मामला देख लीजिएगा, क्योंकि उसी हफ्ते में रमला की शादी तय कर दी गई है, राफ़े ने कहा। फिक्र मत कीजिए, मैं सब मामलात की तहकीक करता हूँ और आपको जल्दी इन्फॉर्म करता हूँ, हुमायूं ने कहा और फिर अपने कुछ आदमियों को वक़ास की फैमिली के मुताल्लिक़ तहकीक करने को कहा। तो 2 दिन के बाद उसे जो रिपोर्ट मिली वो काफ़ी शाकिर थी। वक़ास का ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से था और वो एक कंपनी में काम करता था, लेकिन उसने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। हुमायूं ने राफ़े को जब बताया तो दूसरी तरफ से राफ़े सुनकर जैसे सन्नाटे में आ गया। हुमायूं साहब, इसकी फैमिली में हमारी फैमिली को ये बताया है कि उन लोगों का बाहर कहीं बिजनेस है और आप कुछ और ही बता रहे हैं। प्लीज़ आप उन लोगों का पीछा करिए और देखें कि ये किनसे और कब मिल रहे हैं। और मैं यहाँ से छुट्टी लेकर जल्द अज जल्द वापस आने की कोशिश करता हूँ, राफ़े ने कहा। जी, मैं ऑलरेडी उनके पीछे अपने आदमी लगा चुका हूँ, फिक्र मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूँगा। अगर किसी वजह से आप वक्त पर ना भी पहुँचे तो पूरी कोशिश करूँगा कि रमला की शादी वहाँ ना हो पाए, हुमायूं ने राफ़े को तसल्ली देते हुए कहा। बहुत शुक्रिया, राफ़े ने कहा और कॉल काट दी। हुमायूं ने जिस होटल में वो ठहरे थे अली हसीन से बात करके इसकी डील करके ख़रीद लिया और इस डील को खुफिया रखते हुए जब तहकीक की तो राफ़े का शक बिल्कुल दुरुस्त निकला था। ज़ैद के क्रेडिट कार्ड से उनके होटल का बिल पे हो रहा था। हुमायूं ने एक वेटर के लिबास में जाकर उनके रूम में कैमरा फिट किया और 24 घंटे इन्हें देखता रहा, लेकिन ज़ैद उनसे मिलने एक बार भी नहीं आया था और आज रमला की मेहंदी का फंक्शन और साथ निकाह भी था, तो वो काफ़ी बेचैन था और घर आकर भी वो लैपटॉप पे निगाहें गाड़ा था कि एकदम से राफ़े को उनके रूम में दाखिल होता देख वो जल्दी से हेडफोन लगाकर उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। ज़ैद साहब, निकाह नामा और निकाह खून दोनों फेक हैं, तो कहीं आपके वालिद साहब को ये बात पता ना लग जाए। देखें हम फंस ना जाए इस सब में। हा 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 हा, वो सिर्फ वही देख रहे हैं जो मैं देखा रहा हूँ और हम फिक्र मत करो तुम लोग, रमला को लेकर जैसे ही लंदन पहुँचोगे वहाँ तुम्हारी नौकरी पहले मुंतज़िर होगी और मैं अपनी रमला से निकाह करके उसे ले इंग्लैंड चला जाऊँगा, ज़ैद ने कहते हुए नोटों की गड्डियाँ निकालकर उनकी तरफ फेंकते हुए कहा और फिर चारों का शैताने कहका रूम में गूंजने लगा। हुमायूं ने मुट्ठी भींचकर उसे यूएसबी में रिकॉर्ड किया और राफ़े को कॉल मिलाने लगा, मगर दूसरी तरफ से वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। वो मुसलसल 2 घंटे ट्राई करता रहा, लेकिन जब राफ़े की तरफ से बिल्कुल मायूसी हुई तो वो जल्दी से काज़मी हाउस की जानिब बढ़ा, मगर गार्ड्स ने उसे बताया कि सब लोग होटल पहुंच चुके हैं। हुमायूं सब सबूत ले आंधी तूफान की तरह होटल की जानिब बढ़ा और जब वहां पहुंचा तो वहां फेक निकाह की तकरीब शुरू होने वाली थी। रुके, ये निकाह नहीं हो सकता, वो चला कर बोला। क्यों नहीं हो सकता? तुम होते कौन हो ये निकाह रोकने वाले? आरिफ काज़मी धड़े। अपनी हद में रहो और दफा हो जाओ यहाँ से, ज़ैद ने तब कर कहा। तुम सब्र करो, तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, फिलहाल तुम्हारे वालिद मोहतरम से निपट लूं, वो सर्द लहजे में बोलता अगर बढ़ने लगा कि ज़ैद ने इसके कॉलर से खींचा तो हुमायूं ने एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के थप्पड़ मारने की?
आरिफ काज़मी धड़े, जो कुछ आपके बेटे ने किया है ना आपको मालूम होगा तो आप भी ये थप्पड़ मारेंगे। मुझे राफ़े साहब का इंतज़ार था मगर वो आ नहीं पाए तो मैं खुद हकीकत से पर्दा हटाने आ गया। कुक कैसी हकीकत? ज़ैद ने अपने माथे पे आए पसीने को साफ करते हुए कहा। ये देखें 5 स्टार होटल के रूम नंबर 14 के बिल्स जो कि आपने पे किए। वो ज़ैद के आगे बल लहराते हुए बोला। तो इसमें किया है? आरिफ काज़मी नागवारी से बोले। मुझे पता था कि ये आपके लिए नाकाफी होगा तो इससे बड़ा सबूत लाया हूँ सबके सामने दिखाऊं या बाद में। सबके सामने ही दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या कारनामा अंजाम दिया है तुमने जो मुझे दिखाना चाहते हो, आरिफ काज़मी ने इंतहाई मगरूराना अंदाज में कहा। मर्जी है आपकी, वो यूएसबी निकालते हुए बोला और उसे एलसीडी में लगाकर जबान किया तो हाल में मौजूद हर शख्स दिलचस्पी से सुनने लगा और आरिफ काज़मी मुट्ठी भंचे जहाँ तहाँ खड़े के खड़े रह गए और ज़ैद के तो मानो काटू तो बदन में लहू नहीं था। बाबा, ये घटिया इंसान की साजिश है, ये हमें बदनाम करने के लिए कोई फेक वीडियो बनाए हुए हैं खुद ही ये सब एडिट किया है मैंने ये पैसे उन लोगों को इसलिए दिए थे ताकि ये हमारी रमला को अच्छा सा गिफ्ट दे सके मेरी तरफ से, इस घटिया आदमी ने सारी बातें एडिट करके मुझे बदनाम करने के लिए ये सब किया है, ज़ैद चीख कर बोला। हाँ यही किया होगा इसने, ये लोग तो है ही नीच उनका तो काम ही मुझे बदनाम करना है, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपका बेटा घटिया है और आपकी भांजी से इश्क का दावेदार भी, नीच तो आप लोग ही जो सब दिखते हुए अनजान बिन रहे, हुमायूं ने गुस्से से कहा। मेरे बेटे ने कहा ना कि इसने ये गिफ्ट के लिए पैसे दिए हैं और तुमने एडिट करके उसकी आवाज़ को ये सब वीडियो बनाई है तो मैं उसी की बात पे यकीन करूँगा, मेरे बेटे मेरा मान है और वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते, तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है मुझे, आरिफ काज़मी चलाकर बोले। मेरी बात पे भी नहीं बाबा, अंदर दाखिल होते राफ़ा ने कहा तो ज़ैद का रंग मुतगिर हो गया। क्या मतलब? अगर मैं कहूँ कि हुमायूं साहब का हर हर लफ्ज़ सच है और मैं इस बात का गवाह हूँ कि ज़ैद ने ये घटिया हरकत की है तो मानेंगे, चले मेरी नहीं माननी तो रमला की तो मानेंगे अगर वो आपको कहे कि ज़ैद भाई उसे कई सालों से हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं उसकी भी नहीं मानेंगे क्योंकि जो बात आपके मन को नहीं भाई वो आप मानते ही नहीं है लेकिन हम एक भाई होने के नाते अपनी बहन पे यकीन करता हूँ और इसका साथ भी दूंगा, मैं इसका निकाह इससे करवाऊंगा जिसको वो चाहती है, वो रमला के पास जाकर उसके गिर्द बाजू फैलाकर बोला। तुम ऐसा नहीं करोगे, सुना तुमने, ये सिर्फ मेरी है, ज़ैद पागल कुत्तों की तरह उसकी तरफ लपका मगर वो की पिटीन राफ़ा था, उसने एक खड़ी हथेली के वार से ही इसे ढेर कर दिया था। और आरिफ काज़मी जैसे ढेर हो गए थे। हुमायूं ने पुलिस बुलवा कर ज़ैद समेत वक़ास की पूरी फैमिली को हवालात भेज दिया था। मेरा काम खत्म हुआ राफ़ा साहब अब इजाज़त दी, वो राफ़ा के पास आकर बोला। हुमायूं साहब अपनी बहन के रिश्ते के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी बहन को अपने भाई के लिए कबूल कर लें, राफ़ा ने हाथ जोड़कर कहा। सूरी राफ़ा साहब मैं फ़िलहाल आपको जवाब नहीं दे सकता लेकिन मैं घर जाकर अपने वालिद साहब से बात करके आपको बताऊंगा, हुमायूं ने कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया। जारी है।